राजस्थान के इतिहास के अंदर हम आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। राजस्थान प्रारंभिक इतिहास 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक राजस्थान के अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए थे। उत्खनन से प्राप्त मुद्राएं, आभूषण, अभिलेखों व भवनों के खंडर या ब्राह्मण तथा बौद्ध संस्कृति का विकास प्रमाणित करते हैं। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब की मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां राजस्थान में आईं और यहाँ अपने राज्य स्थापित कर लिए। चित्तौड़ के निकटवर्ती भूभाग पर सिवी लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। अलवर में सालव जनपद और जयपुर के पास मत्स्य जनपद स्थापित हुआ। भरतपुर व अलवर में अर्जुनायन जाति ने राज्य स्थापित किया। उत्तरी राजस्थान में यौध्य जाति ने अपना राज्य स्थापित कर कुषाण शक्ति को नष्ट किया। बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख यहाँ मौर्य अधिकार की पुष्टि करता है। गुप्त शासकों ने भी राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों को परास्त कर उन्हें अपना करद बनाया। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों से कर वसूल किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकांश राजस्थान का हिस्सा था। राजस्थान में गुप्तों का शासन 5वीं शताब्दी तक बना रहा। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान पर हुणों के आक्रमण हुए। तोरमण और मिहिर कुल प्रसिद्ध हुण शासक थे जिन्होंने यहाँ के बौद्ध स्थलों को नष्ट किया। मिहिर कुल ने बारडोली चित्तौड़गढ़ में सिवी जनपद का निर्माण करवाया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में भीनमाल को अपना केंद्र बनाकर गुर्जरों ने अपना राज्य स्थापित किया, जिसका उल्लेख हेनसांग में भी किया है। प्रभाकर वर्धन ने इस गुर्जर राज्य को नष्ट कर अपना प्रभाव स्थापित किया। हर्षवर्धन की स्थिति 647 ईस्वी के पश्चात भीनमाल में प्रतिहार शक्ति का उदय हुआ। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। उसे सिंध से आने वाले अरब आक्रमणकारियों को परास्त करने का भी श्रेय है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता के अभाव में उत्तरी भारत में राजनीतिक अव्यवस्था व्याप्त हो गई। राजस्थान के गणतंत्रीय जातियों यथा मालव, यौध्य, सिवी व अर्जुनायन ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली, मगर इस अव्यवस्था से लाभ उठाकर पुनः स्वतंत्र हो गई और पारस्परिक संघर्ष के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास करने लगी, जिससे इनकी शक्ति निर्बल हो गई। ऐसी परिस्थितियों में हुणों के विध्वंसकारी आक्रमण राजस्थान में हुए और उन्होंने कमजोर गणतंत्र व्यवस्था को जर्जरित किया। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध हुण शासक कौन कौन थे, तो वो तोरमण और मिहिर कुल थे। आगे बढ़ते हैं हम। इसी समय यशोवर्मन का उदय हुआ और उसने मालवा व राजस्थान से हुणों को निकालकर 532 ईस्वी पुनः इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद राजस्थान में पुनः अराजकता का दौर शुरू हुआ। यशोवर्मन के अधिकारी पुनः अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे और पारस्परिक संघर्ष में उलझ गए। यह दौर पुष्यभूति शासकों द्वारा व्यवस्था स्थापित करने तक बना रहा। हर्षवर्धन के नेतृत्व में राजस्थान में एक बार पुनः शांति एवं व्यवस्था स्थापित हुई। राजपूत राज्यों का उदय। हर्ष की मृत्यु के पश्चात राजस्थान पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। यह राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की कोशिश में आपसी संघर्ष में उलझ गए। अब इनकी अलग पहचान राजपूतों में हुई। अतः 7वीं शताब्दी को राजपूत राज्यों का उदय काल माना जाता है। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी का काल भारतीय इतिहास में अनेकानेक राजवंशों के उत्थान पतन का साक्षी रहा है। उत्तर भारत के संदर्भ में इस काल के अधिकांश राजवंश राजपूत कहलाए। इसी कारण भारतीय इतिहास का यह कालखंड राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। इस कालखंड में गुजरात, पंजाब और गंगा यमुना के मैदानी भागों में कई राजपूत समुदाय राजस्थान आए और यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने पहले दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में अपने राज्य स्थापित किए। कुछ समुदाय राजस्थान के भीतरी भागों में भी जाकर बस गए। इस प्रकार 13वीं शताब्दी तक संपूर्ण राजस्थान राजपूतों के पृथक पृथक सत्ता केंद्रों में बट गया।
इन पारंपरिक राजपूत कुलों में मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहीर, सांबर के चौहान, चित्तौड़ के मौर्य, भीनमाल तथा आबू के चावड़ा, आमेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी आदि प्रमुख हैं। शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था, जो बाद में राठौड़ों को प्राप्त हुआ। इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भागों में घुरिदों का शासन स्थापित हुआ। 10वीं शताब्दी में अथोड़ा तथा आबू में परमार शक्तिशाली हो गए। 12वीं-13वीं शताब्दी में जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, जबकि कहीं कहीं उनकी शक्ति विघटित भी होती रही। राजपूत कौन थे? राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास तथा बाणभट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग सामंतों के अर्थ में किया गया। संभवतः ये शासकों द्वारा सजातीय एवं सगोत्रीय लोगों को प्रशासन में नियुक्त करने के कारण था। चीनी यात्री हैंसांग ने भी राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। इससे राजपुत्र शब्द की प्राचीनता प्रकट होती है। वैदिक साहित्य में राजनय शब्द योद्धा वर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया है। वहां से लगाकर चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के लिए न होकर योद्धा के लिए किया गया है। भारत के शासक लोग मुसलमानों के आक्रमण तक क्षत्रिय ही कहलाते थे। डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत लिखते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे। बाद में इनका बल टूट गया और ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत नरेश हो गए। मुसलमानों के समय में ही धीरे धीरे इन शासक राजाओं की जाति के लिए राजपुत्र या राजपूत शब्द काम में आने लगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि मुसलमानों के राजत्व काल में क्षत्रियों के राज्य क्रमशः अस्त हो गए और जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अतः वे स्वतंत्र राजा न रहकर सामंत बन गए। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उन्हें राजपूत नाम का प्रयोग होने लगा। वी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में यकायक प्रकट हुई। जैन और बौद्ध ग्रंथ भी 7वीं शताब्दी तक राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। अतः कहा जा सकता है कि चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट का राजपुत्र मुसलमानों के समय राज्य खोकर राजपूत बन गया। अतः यह कहना सही नहीं है कि राजपूतों की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई। राजपूत भारत की प्राचीन जातियों में से ही है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार अभी भी एकमत नहीं हो पाए हैं। अनेक विद्वानों और चारण भाटों ने राजपूत वंशों की पवित्रता स्थापित करने के लिए उनका उद्भव सूर्य, चंद्रमा, चंद्र, अग्नि आदि से जोड़ दिया। ऐसा करने का उद्देश्य राजपूत को विशुद्ध क्षत्रिय सिद्ध करना है, परंतु कई यूरोपियन विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय जाति से नहीं अपितु उत्तर पश्चिम से आने वाले सीथियन, शक, यूची आदि से मानते हैं। कर्नल टॉड और विलियम क्रुक इन्हें सीथियन मानते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर भी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करते हैं। डॉक्टर वैद्य राजपूत को प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत है कि राजपूतों की नसों में क्षत्रिय रक्त प्रवाहित था, परंतु क्षत्रिय जाति में इक्ष्वाकु ही नहीं वरन कुषाण, शक आदि अनार्य जाति भी सम्मिलित थी। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति एक के संबंध में अनेक मतांतर बन गए। प्रत्येक मत के पीछे क्या तथ्यार्थ है उसका हम अध्ययन करेंगे। विदेशी उत्पत्ति का मत। राजस्थान के इतिहास पर कर्नल टॉड की प्रसिद्ध कृति एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक सीथियन में बताई गई है। टॉड का तर्क है कि अश्व पूजा, अश्वमेध, शस्त्र पूजा, सती प्रथा एवं बहुविवाह आदि रीति रिवाज एवं इन विदेशी जातियों एवं राजपूतों में समान है। अतः राजपूत विदेशियों की संतान हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि विदेशी गुजरों ने गुजरात को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर गुजरात रख दिया।
उसी प्रकार हुणों ने भी भारत की परंपराओं को अपनाकर राजस्थान को अपना घर बनाया। वर्तमान में गुर्जर राज्य तो नहीं है, पर गुर्जर जाति शेष हैं। इस प्रकार हुणों ने भी राज्य समाप्त होने पर राजपूत नाम धारण कर रहना शुरू कर दिया। शक और यूची की भांति गुर्जर और हुण जातियां भी शीघ्र ही हिंदू धर्म में मिलकर हिंदू बन गए। उनमें से जिन कुटुंबों या शाखाओं ने कुछ भूमि पर अधिकार कर लिया, वे तत्काल क्षत्रिय या राजवर्ण में मिला लिए गए। स्मिथ भी फिर लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिहार और उत्तर के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूत वंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले हैं जो ईसा की 5वीं या 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में आए थे। इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और इन्हीं से चंदेल, राठौड़, गहड़वाल आदि प्रसिद्ध राजपूत वंश निकले और उन्होंने अपनी उत्पत्ति को प्रतिष्ठित बताने के लिए उसे सूर्य चंद्र से जा मिलाया। कर्नल टोड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक तर्क देते हैं कि चूंकि वैदिक क्षत्रियों और मध्यकालीन राजपूतों के समय में इतना अंतर है कि दोनों के संबंध को सच्चे वंश क्रम से नहीं जोड़ा जा सकता, कुर्क का मानना है कि शक और सीतियन तथा हुण आदि विदेशी जातियों हिंदू समाज में स्थान पा चुके थे और देश रक्षक के रूप में सम्मान प्राप्त कर चुके थे। अतः उनके प्राचीन क्षत्रियों से संबंधित करके सूर्य तथा चंद्रवंशीय मान लिया गया। भारतीय इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर D.R. भंडारकर भी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करते हैं। भंडारकर का मत है कि राजपूत गुर्जरों की संतान है जो हुणों के साथ भारत आए और मध्य एवं पश्चिमी भारत में बस गए थे। उनका मत गुर्जर प्रतिहारों के विशेष संदर्भ में देखा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के लिए गुर्जर राज शब्द के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया है। कुछ विद्वान गुर्जर शब्द को जातिवाचक न मानकर इसे एक प्रदेश सूचक शब्द मानते हैं जो राजपूताना के एक भाग के लिए प्रयुक्त होता था। यह प्रदेश गुर्जरात्रा कहलाता था और इस प्रदेश के निवासी गुर्जर कहलाते थे। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी राजौर अभिलेख के तथेत प्रत्यासन श्री गुर्जर वाहित समस्त क्षेत्र समेतः उल्लेख के आधार पर यह निष्कर्ष देते हैं कि गुर्जर एक प्रदेश के लिए प्रयोग हुआ है। इस संदर्भ में यह कहना उपयुक्त होगा कि हुणों के आने से पूर्व भी गुर्जर शब्द का प्रचलन था तथा गुर्जर जाति के भारत में बसने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। भंडारकर ने एक सिक्के पर उत्कीर्ण वासुदेव बहमन के आधार पर चौहानों को खज्जर जाति के पुरोहित वर्ग से संबंध किया है। वस्तुतः यह वासुदेव बहमन चौहान वासुदेव का समकालीन नहीं था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने टोड के निष्कर्षों को निराधार बताते हुए कहा है कि राजपूतों की रस्मों रिवाज की तुलना विदेशी जातियों से न कर वैदिक एवं पौराणिक संस्कृतियों से की जा सकती है। उन्होंने अभिलेखीय प्रमाणों से क्षत्रियों की निरंतरता को भी प्रमाणित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और बसी वे भी क्षत्रियों एवं राजपूतों की भांति युद्ध प्रिय एवं लड़ाकू थी। वे भी अश्वों एवं अस्त्र शस्त्रों की पूजा करती थी। अतः टोड का यह निष्कर्ष भारतीय समाज एवं संस्कृति के अधूरे ज्ञान पर आधारित है कि प्राचीन काल से ही भारत पर विदेशियों ने शासन किया है और स्थानीय लोग शासन में सक्षम नहीं हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने राक्षसों से यज्ञ की रक्षार्थ आबू के हवन कुंड से अपने तपोबल द्वारा 4 राजपूत योद्धा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न किए। चौहान नामक योद्धा ने राक्षसों का अंत कर शांति स्थापित की और इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ। 13वीं से 18वीं शताब्दी तक चारण भाटों ने इन कथानक का खूब प्रचार किया। नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने भी इस कथानक को और बढ़ावे के साथ लिखा। उक्त चारों राजपूत वंशों ने भी इस मत को अपने विशुद्धता की पुष्टि के लिए अपना लिया। कर्नल टॉड ने भी राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत की पुष्टि करने के लिए अग्निकुंड से उत्पत्ति को मान्यता दी। स्मिथ एवं विलियम क्रुक ने अग्निकुंड मत का उपयोग विदेशियों को अग्नि की साक्षी में पवित्र कर राजपूत वर्ग में सम्मिलित करने के लिए किया।
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस कथा को ही पृथ्वीराज रासों में बाद में जोड़ा गया बताया है। उनका कहना है कि मूल रासों में यह कथा है ही नहीं। इसके लिए वे अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में उपलब्ध मूल प्रति का हवाला देते हैं। चौहानों के किसी अभिलेख में भी इस कथा का उल्लेख नहीं हुआ है। यदि मूल रासों में ये कथा मिलती भी है तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रबदाई वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह व्यक्त करना चाहता है कि जब विदेशी शत्रुओं से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए स्वयं को सन्नद्ध कर लिया। यदि चंद्रबरदाई वास्तव में इन वंशों को अग्निकुंड से उत्पन्न मानता होता तो वह अपने ग्रंथ में राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र व यादव वंशीय ना लिखता। निष्कर्षतः अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो का सहारा लेकर जो विद्वान इन 4 राजपूत वंशों को अग्निवंशीय मानते हैं तो यह उनकी हठ धर्मिता है। डॉक्टर वेद लिखते हैं कि अपने वंश की प्रतिष्ठा का प्रतीक समझकर राजपूतों ने भी कभी अग्निकुंडनीय मत की सत्यता का संदेह प्रकट नहीं किया। सूर्य और चंद्रवंशीय मत। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को वैदिक साहित्य क्षत्रियों का वंशज प्रमाणित करते हुए उन्हें प्राचीन सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी क्षत्रियों से संबंधित किया है। समकालीन अभिलेखों में भी राजपूतों ने अपने को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और रघुवंशी कहा है। नाथ अभिलेख 971 ईस्वी, 8 पूर्व अभिलेख 977 ईस्वी, आबूत शिलालेख 1285 ईस्वी तथा श्रृंगी ऋषि लेख 1428 ईस्वी में गुहिलोतों को रघुकुल से उत्पन्न बताया गया है। हर्ष अभिलेख, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य व सुजान चरित में चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रियों की संतान कहा गया है। वंशावली लेखकों ने राठौड़ों को सूर्यवंशीय, यादवों, भाटियों और चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। इन सब आधारों के आधार पर ओझा की स्पष्ट मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जब राजपूत अपनी उत्पत्ति अतीत से जोड़कर पकड़ करते हैं तो वे उसी परंपरा को पुख्ता करते हैं जिसमें ब्राह्मण अपना गोत्र प्राचीन ऋषियों वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, कौशिक आदि से जोड़ते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि प्राचीन सभी क्षत्रिय बिना अवशेष छोड़े अचानक हो नहीं सकते और राजपूत वंशों ने भी आपस में एक दूसरे को क्षत्रिय माना है, ज़्यादा ऐतिहासिक है। अपने इन तर्कों के बावजूद डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहान, गुहिलोतों और परमारों को क्षत्रिय उत्पत्ति का नहीं मानते हैं। लेकिन इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राजपूतों को सूर्यवंशी बताते हुए उनका वंशक्रम इक्ष्वाकु से जोड़ दिया गया है जो प्रथम सूर्यवंशी राजा था। चारणों, भाटों ने भी राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताते हुए उनका संबंध इंद्र, पद्मनाभ, विष्णु आदि से बताते हुए एक काल्पनिक वंश क्रम बना दिया है। टोड़ वेदव्यास के कथन के आधार पर राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी मानते हैं। टोड़ लिखते हैं कि व्यास ने सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के 57 राजाओं के नामों का उल्लेख किया है। याति से चंद्रवंश आरंभ होता है। युधिष्ठिर, जरासंध और बहुरथ तक जो कृष्ण और कंस के समकालीन थे चंद्रवंशी थे। इस प्रकार जो लेखक राजपूतों को चंद्रवंशी या सूर्यवंशी मानते हैं वे भी इनकी उत्पत्ति के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस मत का निष्कर्ष यह है कि उक्त धारणाओं के आधार पर 11वीं शताब्दी से इन राजपूतों को क्षत्रिय मान लिया गया क्योंकि इन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार विदेशी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने कुछ राजपूत वंशों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बतलाई है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर पप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है जिसने हारित ऋषि की अनुकंपा से राज्य प्राप्त किया था। भृत भट्ट गुहिल को भी 400 अभिलेख में ब्रह्मक्षत्री कहा है क्योंकि उसने ब्राह्मण संख्या से क्षत्रिय तत्व प्राप्त किया था।
डॉक्टर शर्मा इस संदर्भ में अनेक प्राचीन ब्राह्मण राजवंशों कणव एवं शुंग का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने प्रारंभ में ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय पद प्राप्त किया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा परमारों को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। डी.आर. भंडारकर ने विदेशी उत्पत्ति के प्रतिपादन के साथ ही चौहानों को वत्स से गोत्रीय ब्राह्मण बतलाया है। भंडारकर ने अपने मत की पुष्टि में बिजोलिया शिलालेख को प्रस्तुत किया है, जिसमें वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके साथ ही राजेश शेखर ब्राह्मण का अवंती सुंदरी नामक चौहान कन्या के साथ विवाह को इसका प्रमाण बतलाते हैं। कायमखा रासों में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स से बताई गई है, जो जमदग्नी गोत्र से था। इस कथन की पुष्टि सुंडा व आबू अभिलेख से भी होती है। डॉक्टर भंडारकर का यह भी मत है कि गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण नागर ब्राह्मणों से हुई थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सी.वी. वैद्य भंडारकर के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि राजपूतों के लिए प्रयुक्त द्विज, विप्र एवं ब्रह्मा क्षत्रिय शब्दों के प्रयोग से भंडारकर को भ्रम हुआ है। इनकी मान्यता है कि इन शब्दों का प्रयोग क्षत्रिय जाति की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, न कि ब्राह्मण जाति के लिए। जात्युत्कर्ष और जात्यापकर्ष का मत प्राचीन भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था के मानदंडों के अनुसार क्षत्रिय ही राजसत्ता एवं राज्य रक्षा का अधिकारी है। राजपूतों की उत्पत्ति के प्रश्न के लिए उत्तरदायी है। प्राचीन भारतीय समाज में अनेक कारणों से जात्युत्कर्ष और जात्यापकर्ष के उदाहरण मिलते हैं। सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण राजनीतिक स्तर पर जो जात्युत्कर्ष या जात्यापकर्ष होता रहा, नंद शासक निम्न कुल से उत्कर्ष कर राजा बने। मौर्य शासक भी ब्राह्मण परंपरा से क्षत्रिय नहीं माने जाते हैं। इसी तरह सातवाहन, शुंग, कणव, कदम आदि ब्राह्मण राजवंशों ने भी राजतत्व प्राप्त किया। वाकाटक एवं गुप्त भी वैदिक क्षत्रिय परंपरा को तोड़ने वाले थे। इस प्रकार जात्युत्कर्ष या जात्यापकर्ष द्वारा सत्ता प्राप्त करने वाले इस काल के समूहों ने सत्ता प्राप्त की और अपनी उत्पत्ति को ग्राह्य एवं सम्मानजनक बनाने के लिए प्राचीन परंपराओं से जोड़ना असंभव नहीं माना जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया बाद में कई जनजातीय समूहों में भी प्रकट हुई, जिससे सामाजिक आर्थिक बदलावों के परिणाम स्वरूप कुछ जनजातियों ने अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर नई चेतना प्राप्त कर ली थी। सैद्धांतिक रूप से ये मानने में भी कोई समस्या नहीं है कि कृषि, राजनीतिक सत्ता और वर्ण व्यवस्था के विस्तार के साथ ही जनजातियों में भी सामाजिक वर्गीकरण हुआ होगा। स्मिथ, रसेल एवं क्रुक के इस अर्थ में गोंड, भर और खरबार जैसे जनजाति द्वारा राजपूत या क्षत्रिय स्तर प्राप्त करने का उल्लेख किया है और ऐसे ही जनजातीय उत्कर्ष से उन्होंने चंदेलों एवं गहड़वालों की उत्पत्ति बताई है। बी.डी. चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि राजस्थान एवं मध्य भारत में हर्षोत्तर काल में औपनिवेशन ने कबीलाई स्थिति में बदलाव किया तथा नई चेतना पाकर शक्तिशाली कबीलों ने राजपूत स्तर प्राप्त कर लिया था। जैसे मेदों ने राजतत्व का स्तर प्राप्त कर लिया, हुण भी इस तरह वैवाहिक संबंधों द्वारा राजपूतों में स्थान पा गए। शक्ति कुमार के शिलालेख 1034 ईस्वी से स्पष्ट है कि हरियाई देवी नामक हुण कन्या का विवाह गोहिल वंशीय अल्लट से हुआ था और इस सामंजस्य का प्रमाण है। जब राजसत्ता ऐसी जाति के हाथों में आ गई तो ब्राह्मणों ने भी उन्हें क्षत्रियों की संज्ञा दे दी। संभवतः ऐसे उत्कर्षित जनजातीय समूहों ने तुर्कों के विरुद्ध समाज के रक्षक की सफल भूमिका निभाकर अपने लिए क्षत्रिय या राजपूत होने का दावा किया। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किसी एक निश्चित मत या सिद्धांत का प्रतिपादन करना कठिन है। चारणों एवं भाटों ने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें दैविक शक्ति से उत्पन्न बताया और इंद्र व ब्रह्मा का पुत्र कहा। कहीं उन्हें मनु की संतान कहा तो कहीं ब्राह्मणों की संतान बताकर
सम्मानित किया। अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति बताकर उन्हें देवताओं की कृति भी बताया। वहीं कुछ लेखकों ने उन्हें विदेशी, धर्म परिवर्तित और आदिवासी बताया। स्मिथ ने इन्हें हुण कहा तो भंडारकर ने उन्हें नागर ब्राह्मणों की संतान कहा। अतः राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी अनुसंधान का विषय है। परंतु इन सभी मतों में एक बीच का मत हो सकता है कि कुछ वंशों की ब्राह्मण वंशों से उत्पत्ति संभव है, तो कुछ प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हो सकते हैं जो कुछ जनजातियों के जात्योत्कर्ष से क्षत्रिय स्तर प्राप्त किया हो। वस्तुतः ऐसे सभी वंश एवं समूहों ने राजपूतों के रूप में 11वीं शताब्दी तक मान्यता प्राप्त कर ली थी, जिन्होंने तत्कालीन समाज के रक्षक के रूप में क्षत्रिय कर्म किया और राजतव्य का स्तर प्राप्त किया। अंत में डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में इस पर विवाद को समाप्त कर सकते हैं। अग्निकुंड की कहानी इस युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। राजपूत राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। गुहिल वंश। गुहिल वंश के मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया और इस वंश का नामकरण प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। यदि वंश बाद में गहलोत भी कहलाया। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवा के वंश से उत्पन्न होना लिखा है। कर्नल टोड ने मेवाड़ के गुहिलों का संबंध वल्लभी के शासक वंश से बताया है। कवि राजा श्यामल दास ने भी वीर विनोद में गुहिलों का वल्लभी से आना लिखा है। डी.आर. भंडारकर ने आहट से प्राप्त लेख के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण माना और गुहिल का आनंदपुर से आना लिखा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा एकलिंग महात्म्य भी गुहिल वंश को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंध करते हैं। नैन्सी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी मेवाड़ के गुहिलों के ब्राह्मण वंशी होने से सहमत हैं। गुहिल वंश के मूल पुरुष गुहिल ने मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित किया। तदंतर उसके वंशजों ने जहाँ जहाँ राज्य स्थापित किए, उन्होंने वहाँ अपने वंशक्रम को गुहिल से प्रारंभ करते हुए अपने को मेवाड़ के गुहिल वंश की ही शाखा माना। नैन्सी और कर्नल टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें कल्याणपुर, वागड़, चाटसू, धोड़ व काठियावाड़ की गुहिल अधिक प्रसिद्ध है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। शिलालेखों के अनुसार शील, अपराजित, भर्तृहट्ट, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह आदि गुहिल के उत्तराधिकारी हुए। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ पहला है। बप्पा रावल सन 734 से 753 ईस्वी। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी बप्पा रावल को विप्र बताता है। इसी आधार पर डी.आर. भंडारकर ने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण माना। रसिया की छतरी का लेख चित्तौड़ 1264 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी व कुंभलगढ़ शिलालेख में बप्पा को गुहिल का पिता बताया गया है, जो सही नहीं है। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी, इसलिए गुहिल वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे। नैन्सी व कर्नल टोड ने हारित ऋषि की कृपा से बप्पा के राज्य प्राप्ति का उल्लेख किया है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर उस पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी, यहीं उसकी मृत्यु हुई। नागदा में बप्पा की समाधि को बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के इष्ट देवता थे। बप्पा का सोने का एक सिक्का मिला जो 115 ग्रेन का है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। बप्पा की शक्ति के संबंध में अनेकानेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें झटके से 2 भैंसों की बलि देना, 12,72,000 सेना रखना, 4 बकरे खाना, 35 हाथ धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनना, 32 मन का खड़क रखना,
श्यामल दास ने बप्पा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी शासक हुआ। आठपुर प्रशस्ति में 970 ईस्वी भोज, महेंद्र और नाग के नाम गोहिल के वंशधरों के रूप में मिलते हैं। भोज एक शक्तिशाली शासक था, मगर महेंद्र की भीलों से पराजित होना पड़ा। नाग का अधिकार भी नागदा के आसपास के क्षेत्रों पर ही था। नाग के उत्तराधिकारी शीलादित्य ने भी भीलों को परास्त कर अपनी पैतृक भूमि पर पुनः अधिकार किया। शीलादित्य के उत्तराधिकारी अपराजित ने भी अपने शौर्य से मेवाड़ के शत्रुओं को त्रस्त रखा। कालभोज कुम्हाड़ प्रथम आदि भी शक्तिशाली शासक थे। कुम्हाड़ प्रथम द्वारा अरब आक्रमणकारियों को परास्त करने का उल्लेख भी मिलता है। कुम्हाड़ प्रथम के उत्तराधिकारी मत्तट भर्तृहरि सिंह कुम्हाड़ द्वितीय और यह कमज़ोर सिद्ध हुए। इनके अधिकार में केवल राजधानी नागदा और मेवाड़ का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र ही रह गया था। चित्तौड़ पर परमार और प्रतिहार शासकों ने अधिकार कर लिया। कुम्हाड़ तृतीय 877 ईस्वी से 926 ईस्वी ने मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति उसे अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़ और गोड़ों का विजेता बताती है। कुम्हाड़ तृतीय के उत्तराधिकारी भर्तृहरि ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया। अल्लड़ ने राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को परास्त किया व हुण कन्या हरियाई देवी से विवाह किया। उसने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण कराया। आहड़ से प्राप्त लेख में मुख्यमंत्री संधि विग्रहिक अक्षपटलिक वंदीपति भिसगादिराज आदि प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। उसके समय आहड़ की ख्याति व्यापारी कस्बे के रूप में थी। अल्लड़ का उत्तराधिकारी नरवाहन भी एक पराक्रमी शासक था। उसने अपने पैतृक राजा को और अधिक सुदृढ़ किया। नरवाहन के बाद मेवाड़ की शक्ति का हता शुरू हो गया। शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार भुंज ने आहड़ को नष्ट किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। शक्ति कुमार के बाद मेवाड़ के शासक अम्बा प्रसाद को भी चौहान राजा वाकपति राज से परास्त होना पड़ा। सुचिवर्म, नरवर्म, कीर्तिवर्म, योगराज, वैरट, हंसपाल, व्यारी सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह, जोड़ सिंह, विक्रम सिंह आदि शासक इतने योग्य नहीं थे कि मेवाड़ की शक्ति का पुनः डंका बजा सकें। विक्रम सिंह के बाद रण सिंह मेवाड़ का शासक 1158 ईस्वी हुआ। एकलिंग महात्म्य में रण सिंह को कर्ण लिखा गया है तथा यह भी उल्लेख है कि रण सिंह कर्ण से ही रावल और राणा शाखाएं निकली। 1303 ईस्वी तक मेवाड़ का रावल शाखा का आधिपत्य रहा। रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। रण सिंह के उत्तराधिकारी क्षेम सिंह और सामंत सिंह थे। सामंत सिंह ने 1174 ईस्वी में गुजरात के शासक अजयपाल से मेवाड़ का काफ़ी भूभाग पुनः प्राप्त कर लिया। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। कीतू चौहान नाडोल के चौहान शासक आलर देव का तीसरा पुत्र और पृथ्वीराज द्वितीय की शत्रुता का खामियाजा सामंत सिंह को भुगतना पड़ा। कीतू ने सामंत सिंह को मेवाड़ से निकाल दिया। उसने वागड़ में जाकर नए राज्य की स्थापना अधिकार कर लिया। कुमार सिंह का उत्तराधिकारी मथन सिंह और मथन सिंह का उत्तराधिकारी पदम सिंह हुआ। उसके बाद जयत्र सिंह मेवाड़ का शासक बना। दूसरा पॉइंट है रावल चैत्र सिंह 1213 से 1250 ईस्वी। चैत्र सिंह ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। उसने परंपराओं से चित्तौड़ छीनकर उसे अपने राजधानी बनाया व 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है और इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। चीरवा के शिलालेख में वर्णित है कि जयद्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, चांगल तथा दिल्ली के शासक उसको पराजित नहीं कर सके। 1248 ईस्वी में उसने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को भी परास्त किया। उसने आहड़ को चालुक्य से मुक्त करवाया एवं वागड़, कोटड़ा आदि स्थानों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। मदन और बालाग उसके योग्य सेनाधिकारी थे, जिन्होंने अपने बल और शौर्य से मेवाड़ राज्य की सीमा सुदूर मत्स्य तक तथा मालवा तक प्रसारित कर दी थी। जयत्र सिंह का उत्तराधिकारी तेज सिंह 1250 से 1273 ईस्वी हुआ, जिसकी पत्नी जैतल देवी
ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तेज सिंह के शासनकाल में 1261 ईस्वी में आहड़ में कमल चंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया। इसका उत्तराधिकारी समर सिंह 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी। चिरवा का शिलालेख समर सिंह के समय लिखा गया था। तीसरा रावल रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सिंध आदि भागों के व्यापारिक मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गौरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मनी ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को 1600 छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया। तो चित्तौड़ का पहला साका जौहर प्लस केसरिया कहलाता है। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो साथ थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ तारीख-ए-अलाई खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन लिखा है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। दाइवी पीर की दरगाह चित्तौड़ के लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। खिजर खां 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा और बाद में जालोर के कानड़ देव का भाई मूंछाला मालदेव चित्तौड़ का प्रशासक रहा। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। 2018 में रिलीज हुई निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण और पद्मनी के जौहर का चित्रण है, जो विवादास्पद मानी गई है। चौथा पॉइंट है राणा हमीर 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनर्स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। अब गोहिल वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। हमीर राणा शाखा से संबंधित था, इसलिए इसके बाद के मेवाड़ के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। कुंभलगढ़ शिलालेख में हमीर को विषमघाटी पंचानन कहा गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 में लिखा। रसिक प्रिय टीका व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषमघाटी पंचानन कहा है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। उसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। 5वां पॉइंट है महाराणा लक्ष्य सिंह, या फिर हम उनको बोल सकते हैं महाराणा लाखा सिंह। 1382 से 1421 ईस्वी हमीर का उत्तराधिकारी राणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी तक था, जो बूंदी विजय के प्रयास में मारा गया। इसके बाद 1382 ईस्वी में महाराणा लक्ष्य सिंह मेवाड़ का शासक बना। उसके बाद बूंदी के नकली दुर्ग की कथा जुड़ी हुई है, जिसकी रक्षा के लिए कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जावर की चांदी की खान इसके समय में खोजी गई, तब पिछोला झील भी चित्तर बंजारे के द्वारा बनवाई गई। राणा ने चिरवा गांव एकलिंग जी को भेंट किया। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूंडा के साथ होना था, मगर परिस्थिति बस ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया, जिससे उसके योग्य पुत्र चूंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। महाराणा लाखा ने चूंडा की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर यह नियम बनाया कि महाराणाओं की ओर से दिए जाने पट्टे, परवाने, सनद आदि पर चूंडा व उनके वंशधरों सलूम्बर का भाले का निशान अंकित होगा। 6वां पॉइंट है महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। मोकल लक्ष्य सिंह व हंसाबाई का पुत्र था। इसके प्रारंभिक शासन पर इसके मामा राठौड़ रणमल का प्रभाव था। मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में
नागौर के फिरोज खां को परास्त किया। उसने चित्तौड़ में द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा परमार भोज द्वारा बनवाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसलिए इस मंदिर को मोकल का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1433 ईस्वी में मोकल की झीलवाड़ा में उसके चाचा व मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी और इसने रामा गांव एकलिंग जी को भेंट किया। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी के मेवाड़ का शासक बना। उसने अपनी सूझबूझ एवं योग्यता से राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। रणकपुर के शिलालेख के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी एवं आबू पर अधिकार कर राज्य का विस्तार किया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर कुंभा ने बंदी बना लिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी तक करवाया। इसे महाराणा ने इष्ट इष्टदेव विष्णु के निमित्त बनवाया था। ये भीतर और बाहर मूर्तियों से लदा हुआ है, इसलिए इसे मूर्ति कला का संग्रहालय और मूर्ति कला का विशेष कोष भी कहा जाता है। अबुल फजल ने इस घटना का वर्णन अकबरनामा में किया है। 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया मगर सफलता नहीं मिली। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात के युद्ध हुआ जिसमें गुजरात को पराजय हुई। 1438 से 39 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। कुंभा ने 1456 से 57 ईस्वी में नागौर के शम्स खां को पराजित किया। 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कुंभा का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि उसने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया जिनमें सिरोही, बैराड़, अचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रख्यात है। इसका शिल्पी मंडन था। किले के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर पगड़ी भी सिर से नीचे गिर जाती है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभस्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, जैन मंदिर, एकलिंग परिसर में विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण विलक्षण हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कुंभा कालीन कान्हा व्यास रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। संगीत राज, दूसरा संगीत मीमांसा, तीसरा सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित संगीत ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नाम से और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। नृत्य रतन कोश में कुंभा ने नाट्य कला का वर्णन किया है। कामराज रतिसार ग्रंथ भी कुंभा की रचना माना जाता है। कुंभा के काल में कवि और अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, राय, राणे राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि बिरुदों से विभूषित किया गया है। सोम मंदिर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, भुवनचंद सूरी, सुंदर सूरी, सुंदरगढ़ी, टिल्ला, भट्ट, नाथा, अत्रि महेश आदि विद्वान कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उसने सतत युद्ध कर दृढ़ता से देश की रक्षा की एवं साथ ही साहित्य एवं कला को भी पोषित किया। कुंभा वीणा,
बजाने में निपुण था। जीवन के अंतिम दिनों में कुंभा को उन्माद रोग हो गया। ऐसी परिस्थिति में 1468 ईस्वी में एक दिन मामदेव के कुंड के निकटवर्ती जलाशय कुंभलगढ़ दुर्ग में जब कुंभा बैठा हुआ था, तब उसके पुत्र उदा ने उसकी हत्या कर दी। कुंभा की उपाधियों। फिर का अर्थ। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण, हाल गुरु, शैल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण, चाप गुरु, धनुर्विद्या का रक्षक, हिंदू सुल्तान, मुस्लिम विद्वानों द्वारा दी गई उपाधि दान गुरु, दानी पुरुष शासक होने के कारण, राय राय, राणे राय, राय रायण, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, अश्वपति, कुशल घुड़सवार और नरपति, मानव में श्रेष्ठ, तोडरमल, अश्वपति, गणपति और नरपति विरुद्धों को धारण करने वाला, राजाओं को बल तोड़ने में मल के समान होने के कारण कुंभा तोडरमल कहलाता था। अब हम लास्ट पेज पढ़ रहे हैं आज का। कुंभा के बाद उदा मेवाड़ का शासक 1468 से 1473 ईस्वी बना, जिसे मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। कुंभा की हत्या के कारण उदा मेवाड़ में अलोकप्रिय हो गया और उसके भाई रायमल ने उसे दाड़िमपुर के युद्ध में परास्त किया। उदा मालवा की ओर भागा, जहां बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उदा के बाद रायमल 1473 से 1509 ईस्वी मेवाड़ का शासक बना। उसने चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया। आज हम क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं।